मॉर्निंग। एसपीडीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आज का अपना टॉपिक रहेगा कूलिंग बाय एडियाबैटिक एक्सपेंशन। कूलिंग बाय एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ऊर्ध्वस्व प्रसार द्वारा शीतलन। कूलिंग बाय एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें यदि गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित किया जाए, किसमें बिना ऊष्मा के आदान प्रदान से, तो गैस के ताप में क्या है, अत्यधिक कमी की जा सकती है। इसे ऊर्ध्वस्व प्रसार द्वारा शीतलन कहते हैं। इस प्रोसेस में ताप में कमी इतनी ज्यादा होती है कि गैस को है वो सीधे ही ठोस रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। इसमें लिखेंगे यदि गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बिना ऊष्मा प्रदान के प्रसारित यानी एक्सपेंशन किया जाए, तो गैस के ताप में अत्यधिक कमी की जा सकती है। इसे ऊर्ध्वस्व प्रसार द्वारा शीतलन कहते हैं। जो ताप में कमी है वो इतनी ज्यादा होती है कि गैस को सीधे ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहां लिखोगे, यहां ताप में होने वाली कमी इतनी अधिक होती है कि गैस सीधे ही ठोस में परिवर्तित हो जाती है। एक तो ये इसकी डेफिनेशन है कि गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित किया जाता है, लेकिन बिना किसी ऊष्मा आदान प्रदान के, या फिर वह प्रक्रिया जिसमें संपीड़ित होने वाली किसी गैस को जो कंप्रेस हो रही है, उस गैस को ऊर्ध्वस्व ढंग से, मतलब इंसुलेटेड है चारों तरफ से, बाहर के वातावरण से कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं है, यही वाली कंडीशन, इंसुलेटेड है यानी ऊर्ध्वस्व ढंग से बाहरी दाब के विरुद्ध अगर उसे प्रसारित किया जाता है, तो वो ताप में कमी के लिए क्या करती है, अपनी आंतरिक ऊर्जा को खर्च कर कर कार्य करती है। जिसकी आंतरिक ऊर्जा कम होगी तो क्या होगा, अपने को ताप कम मिलेगा, जिससे क्या होगी, वो गैस शीतल हो जाएगी। तो अगली डेफिनेशन अपन इसमें लिखेंगे,
लिखिएगा वह प्रक्रिया जिसमें उच्च दाब पर संपीड़ित किसी गैस को रुद्धोष्म ढंग से बाहरी दाब के विरुद्ध प्रसारित करने पर गैस द्वारा अपनी आंतरिक ऊर्जा व्यय करके या खर्च करके कार्य करने के कारण अपनी आंतरिक ऊर्जा मतलब U को कम करेंगे तो उससे कार्य करेगा, तो उससे कार्य करके स्वयं गैस के ताप में कमी होने पर गैस शीतल हो जाएगी, यानी कि उसका टेम्परेचर है वो और ज्यादा कम हो जाएगा। इस प्रक्रिया को रुद्धोष्म प्रसार द्वारा शीतलन कहते हैं। ये तो हुई इसकी मेन डेफिनेशन। ठीक है, आगे अपन करेंगे इसके लिए एक अपने कोई इक्वेशन निकालेंगे अपन, जिसमें क्या करेंगे रुद्धोष्म, जैसे कि अपन ने आदर्श गैस की अवस्था समीकरण पढ़ी थी पीवी बराबर एनआरटी से। ठीक है, रियल गैस के लिए क्या पढ़ी, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। ऐसे ही अपन क्या पढ़ेंगे, रुद्धोष्म प्रसार की अवस्था समीकरण से एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए निकालेंगे कि वो 96 केल्विन पर क्या होगी, एक ठोस बर्फ की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो ये क्या है इसकी अवस्था समीकरण, तो अपन क्या कहेंगे, रुद्धोष्म प्रसार द्वारा रुद्धोष्म प्रसार के अवस्था समीकरण से तो देखो सबसे पहले क्या होता है, पीवी गामा बराबर कांस्टेंट। ठीक है, अपने को पता है पीवी बराबर आरटी, 1 ग्राम ले लिया है तो 1 ग्राम अणु गैस, तो एम की वैल्यू नहीं लिखी है, यहाँ से वी की वैल्यू अपन लिखेंगे तो आरटी अपॉन पी। इस वी की वैल्यू को यहाँ लिख सकते हैं, तो पी आरटी अपॉन पी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। यहां से देखो पी लिया, ये पी है ऊपर जाएगा, गामा है इसके साथ भी, तो पी माइनस गामा टी गामा, ये कांस्टेंट है तो अपन ने डायरेक्ट लिखा कांस्टेंट। पी 1 है यहाँ माइनस है, तो पी 1 माइनस गामा टी गामा बराबर कांस्टेंट, या पावर में जब गामा से डिवाइड किया तो टी पी 1 माइनस गामा अपॉन गामा बराबर
कांस्टेंट। यहां से क्या लिया, यदि 1 ग्राम अणु गैस के प्रारंभिक ताप व दाब क्रमशः Ti व Pi तथा रुद्धोष्म प्रसार के पश्चात ताप व दाब क्रमशः Tf व Pf है, तो इसे लिखना समीकरण 1, इसे लिखेंगे 2, ये वैल्यूज लिखने पे आएगी ये 3। तो समीकरण 3 से Ti Pi 1 माइनस गामा अपॉन गामा बराबर Tf Pf 1 माइनस गामा, ये सब क्या है, कांस्टेंट, तो ये लिख सकते हैं। यहां से जब अपन Ti अपॉन Tf की वैल्यू लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी अपनी, Pf अपॉन Pi 1 माइनस गामा अपॉन गामा। यहां से जब अपन Tf की वैल्यू लिखते हैं, Tf है इधर जाएगा तो Ti, ये क्या यहाँ Pf बटा Pi, तो Pf बटा Pi 1 माइनस गामा अपॉन गामा। ठीक है, इसी को आगे अपन सोल्व करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, Tf, देखो यहाँ पर Tf की वैल्यू निकली है तो Ti अपॉन Tf इक्वल टू Ti अपॉन Pf अपॉन Pi 1 माइनस गामा। यहां पर देखो इनको 1 2 से माने तो ये कैसे लिख सकते हैं अपन, T2 इक्वल टू T1 Pf माइनस P2 माइनस अपॉन P1 1 माइनस गामा, ऐसा भी लिख सकते हैं इनको। तो यहां पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए CO2 के लिए यदि Ti है यानी T1 की जो वैल्यू है अगर वो 300 केल्विन है, Pi की वैल्यू आपकी 150 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है, Pi बराबर या P1 बराबर P2 या Pf की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर है, 1 वायुमंडलीय दाब है। ठीक है, तो T2 की वैल्यू आती है आपकी, T2 या Pf की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहां पर आपको गामा की वैल्यू दे रखी है 1.4, तो ये वैल्यू आपकी आती है 96 केल्विन। तो CO2 गैस के लिए 96 केल्विन वह टेम्परेचर होता है जिस पर यह क्या करती है, सीधे ठोस रूप में, ठोस जो शुष्क CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो आपकी सीधे ही ठोस में परिवर्तित हो जाती है। इसे आप नोट कीजिएगा। अब अपन पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसमें गैस को जो शीतलन किया जाता है।
देखो अपन इसको एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे। देखिए साथ साथ में डायग्राम बना लीजिएगा। ये तो है आपका वाटर कूलर, जिसको अपन W से लिखेंगे, मतलब शीतलक कक्ष। ठीक है, ये है आपका कंप्रेसर C, संपीडक। कंप्रेसर C, ठीक है। ये है आपकी एक्सपेंशन मशीन E, प्रसार मशीन। इंजन, ठीक है, प्रसार मशीन। ये है आपका कोल्ड स्टोरेज, प्रशीतक, कोल्ड स्टोरेज। उष्मा जो होगी, जो गैस होगी, उसकी ये डायरेक्शन यहां से वापस। इसमें क्या होगा, सबसे पहले गैस को संपीडक C में रुद्धोष्म ढंग से प्रसारित किया जाएगा। यहाँ जब इसको रुद्धोष्म ढंग से प्रवेश कराते हैं, फिर ये गैस कहाँ जाती है, वाटर कूलर में, जहां पर क्या होता है, जल होता है। जो संपीडक के द्वारा जो उत्पन्न ऊष्मा है उसको ग्रहण करके गैस को इसके अंदर, वाटर कूलर है तो इस जल के ताप तक गैस को शीतल कर देता है। उसके बाद जो गैस है उसका कहां पर, प्रसार इंजन, एक्सपेंशन इंजन में प्रवेश करवाते हैं। प्रसार इंजन में, इस एक्सपेंशन इंजन में क्या होती है
गैस है वो अपने प्रारंभिक दाब तक, किसके प्रारंभिक दाब के, प्रारंभिक दाब यहाँ कंप्रेसर से चालू हुआ था, तो संपीड़क के प्रारंभिक दाब तक अति अल्प दाब तक, बहुत कम दाब तक शीतल होती है। उसके बाद इसको प्रशीतक से गुजारा जाता है, मतलब प्रशीतक से बाहर भेजा जाता है, जहां पर गैस क्या होगी, अचर दाब पर प्रशीतक में ऊष्मा का क्या करेगी, यहाँ से इस कोल्ड स्टोरेज से ऊष्मा का अवशोषित करगी और क्या करेगी, उसको और ज्यादा अवशोषित की, यहाँ से जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी उसको तो किसने, या वाटर कूलर ने एब्जॉर्ब किया और गैस को शीतल किया। यहाँ से जो एनर्जी है उसको इस कोल्ड स्टोरेज में एब्जॉर्ब किया जाएगा, जिससे गैस और अधिक शीतल मिलेगी। फिर इस गैस को अभी भी अपने को उतना ताप नहीं मिला है जितना अपने को चाहिए, मतलब कि अगर अभी भी ये टेम्परेचर अपर्याप्त है, अपने को मिनिमम नहीं मिला है, तो इस प्रोसेस में यहाँ पर शीतल हुई गैस को पुनः संपीड़क में, वापस वाटर कूलर में, वापस एक्सपेंशन इंजन में, फिर कोल्ड स्टोरेज में, उसके बाद वापस यही जो साइकिल है वो चलती रहेगी जब तक कि अपने को एनफ टेम्परेचर नहीं मिल जाता जो कि अपने को मिलना चाहिए। तो इसमें लिखिए, सबसे पहले आप ये डायग्राम बनाओगे, डायग्राम नोट कीजिए। इसमें लिखो, सर्वप्रथम गैस को संपीड़क C में रुद्धोष्म ढंग से प्रवेश कराते हैं, रुद्धोष्म ढंग से प्रवेश कराते हैं, जहां से गैस शीतलक कक्ष में या वाटर कूलर W में जाती है। शीतलक कक्ष में कंप्रेसर के द्वारा उत्पन्न हुई ऊष्मा को अवशोषित कर गैस को जल के ताप के बराबर शीतल किया जाता है। तत्पश्चात गैस को प्रसार मशीन या एक्सपेंशन इंजन में प्रवेश कराते हैं। फिर लिखना, प्रसार मशीन में, आपके एक्सपेंशन इंजन में, प्रसार मशीन में गैस संपीड़क के प्रसार मशीन में गैस संपीड़क के प्रारंभिक दाब तक रुद्धोष्म ढंग से प्रसारित होती है। फलस्वरूप अति अल्प दाब तक शीतल हो जाती है। अति अल्प दाब पर शीतल हुई गैस को एक्सपेंशन इंजन में से गुजारा जाता है। अब यहां से गुजारा जाएगा, ठीक है, जहां पर वह गैस अचर दाब पर प्रशीतक में ऊष्मा को अवशोषित करके उसे शीतल कर देती है। इसके बाद कोल्ड स्टोरेज यानी प्रशीतक से निर्गत गैस को पुनः कंप्रेसर सी में प्रवेश करवाते हैं और इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति या इसका रिपीटेशन है वो
तब तक करते हैं जब तक गैस द्रवित नहीं हो जाती। ये था आपका टॉपिक कूलिंग बाय एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रुद्धोष्म प्रसार के द्वारा शीतलन, जिसमें अपन ने स्टार्टिंग से देखा गैस को क्या करते हैं अपन उच्च दाब से निम्न दाब पर एक्सपेंशन करवाते हैं। वहां अपन देखते हैं कि अगर ये प्रसार की प्रक्रिया है रुद्धोष्म ढंग से, मतलब कि अपनी सराउंडिंग से बिना किसी ऊष्मा आदान प्रदान के, मतलब dq बराबर 0 से करवाएंगे तो उस गैस के ताप में अत्यधिक कमी की जा सकती है। इसी को रुद्धोष्म प्रसार के द्वारा शीतलन कहते हैं। या क्या होता है, उच्च दाब पर जो कंप्रेसर में गैस को प्रवेश करवाएंगे तो ये क्या है, रुद्धोष्म ढंग से यहाँ भी इंसुलेटेड होगा, तो गैस क्या करेगी, बाहरी दाब के विरुद्ध कार्य करेगी। बाहरी दाब की अपनी सराउंडिंग के प्रेशर के जब अपोजिट होगी, वो कॉन्ट्राडिक्ट होगी, तो वो क्या करेगी, अपनी इंटरनल एनर्जी से कार्य करेगी। तो इंटरनल एनर्जी उसकी क्या है, धीरे धीरे कम होगी। जब अपनी इंटरनल एनर्जी उस गैस की कम होगी तो उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। तो टेम्परेचर कम होगा तो वहां से क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा, तो वो गैस क्या है और ज्यादा ठंडी हो जाएगी, मतलब उसका ताप अपने को बहुत कम मिलेगा। उसके बाद में अपन ने रुद्धोष्म प्रसार की अवस्था समीकरण से देखा, अपन ने देखा इसके लिए पीवी गामा बराबर कांस्टेंट होता है, तो टी 1 माइनस गामा अपॉन गामा से अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इस पर बेस्ट अपने को न्यूमेरिकल पूछे भी जाते हैं। तो अगर आपको ये कहे कि इस प्रक्रिया को पूरा समझाइए तो आपको ये स्कीमेटिक डायग्राम इसका बनाना है, और जो भी मैंने अभी लिखवाया है कि प्रारंभ इसको क्या करते हैं, सबसे पहले कंप्रेसर में, वहां से वाटर कूलर में जाते हैं, फिर एक्सपेंशन इंजन में, फिर कोल्ड स्टोरेज में। तो अत्यल्प दाब तक ये क्या है, प्रारंभिक दाब के बराबर इसको यहाँ से एक्स्ट्रा ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगा और उसको शीतल करेगा, फिर कोल्ड स्टोरेज से निकलेगी गैस, तो यहाँ पर उसका ताप और ज्यादा कम होगा। फिर भी अगर अपने को पर्याप्त टेम्परेचर मिला है, अभी भी और ज्यादा कम तापमान की आवश्यकता है, तो इस प्रक्रिया की अपन पुनरावृत्ति करते रहेंगे। ये साइकिल चलती रहेगी जब तक कि गैस है उसके द्रवण ताप तक अपने को द्रवित नहीं मिल पाती है। तो ये आपका टॉपिक था, कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है जो आपको एक फॉर्मूला इसके अवस्था समीकरण से निकाला था, वो अपन इसके बाद की क्लासों में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।